हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब तक हमने चर्चा कर ली है प्रश्नावली 16.1 से पहले के सभी उदाहरणों की। आज बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 16.1 के सभी प्रश्नों की, प्रश्न संख्या 1 से 12 तक की। कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों, क्योंकि आपने सारे सवाल कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपने सारे सवाल कर लिए होंगे। उदाहरण वाले वीडियो आपने अच्छे से समझे थे, इसलिए क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। अब आप अपने उत्तरों की जांच करेंगे बच्चों, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करते जाइए। देखिए, प्रश्न संख्या 1, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो किसकी बातचीत चल रही है? घनाभ की बातचीत चल रही है। तो घनाभ क्या है? 12 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में आप लिख लेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई। तो आप तीन चीज़ें लिखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। पहला आपको क्या निकालना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। सूत्र क्या बताया था बच्चों? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। लिख दीजिए इसके अंदर 2 गुणा LB 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 12 को 9 से गुणा करेंगे 108, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 और 5 को 12 से गुणा करेंगे 60। यह आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल 1, 7 और 4 11 और 10 कितना हो गया? 21। और गुणा कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास 6 2 4 426 वर्ग सेंटीमीटर। देख लीजिए, 12 गुणा 9 108, 9 गुणा 5 45, 12 गुणा 5 60, 0 5 8 13 की 3 हासिल 1 6 और 1 7 और 4 11 और 10 11 और 10 हो गया 21। 213 का डबल करेंगे 426 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा आपको क्या निकालना है? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से आयतन V बराबर हो जाएगा 12 गुणा 5 गुणा 9, 6 नाम 54, 540 घन सेमी। बच्चों, आयतन की इकाई किस में लिखते हैं हम? घन सेमी, घन मीटर, ठीक है ना? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में। तो 540 आ जाएगा इसका आयतन। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 2, 3 घनों की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जब भी बात होती है पिघलाने की, तो नई चीज़ का आयतन किसके बराबर करते हैं हम? पुरानी सभी चीज़ों के आयतन के। तो यहाँ पर देखिए, हल में आप लिखिए नए घन का आयतन बराबर होगा तीनों मूल घनों के आयतन के बराबर। क्योंकि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। और इधर आ जाएगा आपके पास 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए, यहाँ से भुजा क्यूब बराबर आ जाएगा 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर होता है 64 गुणा 8 जब आप करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा।
6 का क्यूब होता है 216 और ये हो गया 1, तो ये आ जाएगा भुजा क्यूब बराबर 6, 2 और 6 कितना हो गया 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 729 और यहाँ भुजा बराबर आ जाएगा 729 का घनमूल, और 729 का घनमूल कितना होता है 9 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी नए घन की भुजा। अतः आप लिख देंगे, अतः नए घन की भुजा तो आ जाएगी आपके पास 9 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। लेकिन आपको भुजा नहीं ज्ञात करनी, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिख देंगे तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 9 का स्क्वायर 6 गुणा 81 और ये हो जाएगा 486 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 486, कितना आ जाएगा 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो कैसे किया, सबसे पहले आपको जैसे ही आपको ये शब्द मिल जाए पिघला कर, तो एक ही बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जो नई चीज़ बन रही है उसका आयतन पुरानी यानी कि मूल चीज़ों के आयतन के बराबर होगा। उससे आपको भुजा मिल गई, भुजा 9 सेंटीमीटर। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भुजा 9 सेंटीमीटर है तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर 6 गुणा 9 का स्क्वायर 6 गुणा 81 486 वर्ग सेंटीमीटर आपका अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, एक संदूक की माप, संदूक यानी कि घनाभ, संदूक का मतलब घनाभ की माप L इंटू बी इंटू एच, लंबाई 50 सेमी, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। कितने वर्ग सेमी, वर्ग सेमी कहते ही क्या याद आना चाहिए क्षेत्रफल। तो इसको पूरा कवर करने के लिए, ढकने के लिए कितने क्षेत्रफल वाला कपड़ा चाहिए। तो जितना इसका क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल वाला आपको कपड़ा चाहिए। तो देखिए हल में लिखेंगे हम संदूक की लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई, संदूक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई 50 सेमी, चौड़ाई 36 सेमी, ऊंचाई 25 सेमी। तो 36 सेमी 25 सेमी ये ठीक है। आपको चाहिए वर्ग, कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आप लिखेंगे अतः संदूक को कवर करने के लिए, संदूक का कवर बनाने के लिए, संदूक का कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा हो जाएगा 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL वर्ग सेमी। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है, हमें पूछा गया है कितने वर्ग सेमी कपड़ा चाहिए, इसका मतलब घनाभ का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा LB 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50, सबको गुणा कर दीजिए फिर जोड़ेंगे। तो देखिए 50 गुणा 36 0, 5 का 30 हासिल 3 और 15 और 3 1800,
25 छिका 150, हासिल 15, 25 तिया 75 और 15 90। सही है क्या? 25 गुणा 30 कीजिए, 25 छिका 150, 25 छिका 150, हासिल 15, 25 तिया 75, 75 और 15 कितना होता है? 75 और 15 होता है 90। और 25 गुणा 50 करेंगे, 25 पंजे 125, 0 1250। सबको जोड़ के 2 से गुणा कर लीजिए, सबको जोड़ के 2 से गुणा कर लीजिए। जोड़िए 0 0 0 0 0 0 5 5, 8 और 9, 8 और 9 17 और 2 19, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा 3950। देख लीजिए 18 9 27, 27 और 1 10 कितना हो गया? 37, 2 से और 39 50। ठीक है, 39 50 आ जाएगा। और इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 0 0 18 और 1 19, हासिल 1 3 और 1 6 और 1 7 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब नहीं बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 3950 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 की हासिल 1, 2 नाम 18 और 1 19 की हासिल 9 और हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7900 सेंटीमीटर 900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी संदूक को का कवर बनाने के लिए। ठीक है, अब अगला देखिए, घन के प्रत्येक पृष्ठ कहते ही, घन का प्रत्येक पृष्ठ कहते ही क्या याद आना चाहिए? वर्गाकार। वर्गाकार होता है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेमी। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है? 100 वर्ग सेमी। भुजा हो गई 10 सेमी। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहानी को समझिए बच्चों। देखिए, पहले लिखिए आप हल, और हल में आपको क्या करना है कि एक क्या है? एक घन है। इस तरीके से आपके पास एक घन है। ठीक है, इसके हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल इस घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? सब पृष्ठों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी दे रखा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब आपको दे रखा है घन की भुजा का स्क्वायर बराबर 100, और यहाँ से इस घन की भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? एक घन है। इसके साथ क्या किया जा रहा है? इसको आधार के समांतर समतल द्वारा एक क्या लिया गया है? आधार के समांतर समतल लिया गया है, और उससे क्या किया गया है? इसको ऐसे काट दिया गया है, बराबर बराबर भागों में काट दिया गया है। तो क्या इसकी लंबाई बदलेगी क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगी। अगर आप ऐसे काटोगे तो सिर्फ उसकी ऊंचाई बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो अगर हम क्या करें, क्योंकि 10 सेमी भुजा वाले घन को आधार के समांतर समतल द्वारा काटने पर 2 क्या प्राप्त होते हैं? घनाभ प्राप्त होते हैं, जिनकी लंबाई तो रहेगी वही जो पहले थी 10 सेंटीमीटर। भाई लंबाई थोड़ी काटी है आपने। इस तरीके से देखिए,
तो ये जब काटोगे तो ये इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, 2 घनाभ मिल जाएंगे, 2 घनाभ मिल जाएंगे, जिनकी लंबाई तो क्या रहेगी, वही 10 रहेगी। लंबाई तो 10 रहेगी, चौड़ाई भी 10 रहेगी, लेकिन ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5-5। चौड़ाई आपके पास आ जाएगी वही 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई आपके पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि 10 सेंटीमीटर वाले घना को आधार से के समांतर काटोगे आप, तो उसकी 2 घनाभ प्राप्त होंगे आपको, और उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होगी। अतः प्रत्येक भाग अर्थात घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL सॉरी कीजिए, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। लंबाई चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 5 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 100 प्लस 50 प्लस 50, और ये हो जाएगा बच्चों 400 वर्ग सेंटीमीटर। कितना, 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों कितने के होंगे, 400 वर्ग सेंटीमीटर का ये, 400 वर्ग सेंटीमीटर का ये। समझ में आ गई आपको कहानी। देखिए अगला प्रश्न, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। खर्च ज्ञात करना है, जबकि पेंट की दर क्या है, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है बच्चों। तो क्या खेल चल रहा है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए एक क्या है आपके पास, बगैर ढक्कन का बक्सा है, इस तरीके से बच्चों, बगैर ढक्कन का बक्सा। देखिए ये एक बक्सा है। बक्सा कैसा होता है, घनाभ के आकार का, और ये कैसा है, बगैर ढक्कन का है। और बगैर ढक्कन वाले बक्से के अंदर पेंट करवाने का खर्च आपको ज्ञात करना है, जबकि खर्च किस हिसाब से करना है, 1000 वर्ग सेमी से क्या पता पड़ रहा है बच्चों, 1000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर खर्च करवाने, पेंट करवाने का खर्च कितना है, 2 रुपये है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जहां हमें पेंट करवाना है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो बच्चों हम ज्ञात कर सकते हैं उसको 2/1000 से गुणा करके हम कुल खर्च ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, पेंट आपको करवाना है अंदर की ओर, और ढक्कन नहीं है, इसका मतलब जहां जो सरफेस है नहीं, ढक्कन है नहीं, तो ढक्कन पर कलर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखते हैं हम बक्से की बाहर से अगर अपन नापें, बाहरी लंबाई नापें, तो आपको मिलेगी 146 सेंटीमीटर। चौड़ाई नापोगे तो आपको मिलेगी, बाहर से नापोगे तो 116 सेंटीमीटर। और ऊंचाई अगर बच्चों मापोगे तो आपको मिलेगी 83 सेंटीमीटर। और ये जो बक्सा बना हुआ है, तो उस लकड़ी की मोटाई कितनी दे रखी है बच्चों आपको, लकड़ी की मोटाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कलर किधर करना है, अंदर की ओर। तो अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। अतः हम निकालेंगे बक्से की आंतरिक
लंबाई, आंतरिक लंबाई कितनी हो जाएगी? आंतरिक लंबाई हो जाएगी 146 माइनस 3 प्लस 3 अर्थात 140 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों? लकड़ी की मोटाई कितनी है? दीवार समझिए, जो बक्सा है उसकी दीवारों की मोटाई है 3-3 सेंटीमीटर। तो बाहर से नापोगे तो दीवारों की मोटाई भी इंक्लूड हुई होगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर एक साइड की और 3 सेंटीमीटर दूसरी साइड की इंक्लूड करके नापोगे जब बाहर की नापोगे। तो जब अंदर की नापोगे तो वो मोटाई क्या होगी? आपको घटानी पड़ेगी दोनों साइड से, इसलिए मैंने 3 प्लस 3 माइनस कर दिया है। चौड़ाई के लिए आप क्या करेंगे? वही 116 माइनस 3 प्लस 3 माइनस करेंगे, 110 सेंटीमीटर आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। तथा ऊंचाई बच्चों, ऊंचाई के लिए आप 3 प्लस 3 माइनस नहीं कर सकते, केवल 3 माइनस करेंगे। कारण क्या है? उसका तल तो है बक्से का, लेकिन ढक्कन नहीं है। तो ढक्कन पर अगर ढक्कन होता तो आपकी उसकी मोटाई, ऊंचाई क्या होती? 3 सेंटीमीटर और अधिक होती बाहर से नापने पर। अंदर से नापने पर आपको ढक्कन नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या करना है? तल की जो मोटाई है वो घटानी है, 3 घटानी है, तो आपके पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपके पास आ गई है। अब देखिए बक्से का आंतरिक भाग जहां पेंट करवाना है, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उस पूरे बक्से के क्षेत्रफल में से हम ढक्कन का क्षेत्रफल हटा सकते हैं, या चारों दीवारों के क्षेत्रफल में हम तल का क्षेत्रफल जोड़ सकते हैं। बक्से की चारों दीवारों के क्षेत्र में या तो आप तल का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, या बच्चों आप क्या कर लीजिए? पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और पूरा क्षेत्रफल निकाल के आप उसमें से ढक्कन का क्षेत्रफल हटा दीजिए। तो मैं यहाँ पूरा क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये तो पूरे संदूक का आंतरिक क्षेत्रफल आ गया, पूरे बक्से का आंतरिक क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमारे पास बक्से का ढक्कन नहीं है, इसलिए इसमें से L गुणा B माइनस करना पड़ेगा। L गुणा B यानी कि ढक्कन का क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा लंबाई कितनी हो गई? 140, चौड़ाई 110 प्लस 110 गुणा 80 प्लस 80 गुणा 140 माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई 140 गुणा 110 आपको क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको आंतरिक वाली काम में लेनी है। लंबाई है 140, चौड़ाई है 110 और ऊंचाई है 80। क्यों? क्योंकि आंतरिक भाग में पेंट करवाना है, तो आंतरिक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये देखिए कितना हो जाएगा? 2 गुणा 14 को 11 से गुणा करेंगे तो 154 और 00 आ जाएगा। देखिए 0 और 0 0 हो गया, 2 0 आ जाएंगी। 11 चौक 44 और हासिल 4, 11 कम 11 और 4 15। ऐसे ही ये आ जाएगा 88 00 और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 0 0 32 हासिल 3 112 बच्चों। ठीक है, माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 15400। सबको जोड़ लीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। सबको जोड़ लिया हमने, जोड़ लिया तो कितना आ गया? 0 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0 0, 2 और 8 10, 10 और 4 14 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। ये आ गया और माइनस है 15400। गुणा कीजिए इसको, 00807 माइनस करना है 15400, तो ये आपके पास आने वाला है 00। 8 में से 4 गया 4, 10 में से 5 गया 5 और 6 में से देखिए
0 माइनस 0 0 हो गया, इस 0 में से ये 0 0, 8 माइनस 4 4 हो गया, 10 माइनस 5 5 हो गया, यहाँ बच गया 6 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। तो 54540 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया है बच्चों आपके पास, वह क्षेत्रफल आ गया है जहाँ पर आपको क्या करना है, पेंट करना है। अब देखिए, क्योंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करवाने का खर्च कितना है बच्चों, 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करवाने का खर्च है ₹2, 2 रुपये है। इसलिए हमें कितने क्षेत्रफल पे कलर करवाना है, 55,400 पर। तो यहाँ देखिए 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का खर्च, पहले आप 1 वर्ग सेंटीमीटर का निकालने के लिए भाग लगाएंगे 1000 का, 1 वर्ग सेंटीमीटर का ज्ञात करने के लिए 2 में 1000 का भाग लगाएंगे और फिर इतने का ज्ञात करने के लिए आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 55,400 को। 2 0 से 2 0 उड़ गया, 10 का भाग लगाया तो ये 2 गुणा 55.4 हो गया और ये हो गया बच्चों 110.8 रुपये। कितना खर्च आएगा, 110.8 रुपये। एक बार वापस से देखिए, बक्से की बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी थी और याद रखिए बक्सा कैसा था, बगैर ढक्कन वाला बक्सा था। तो बगैर ढक्कन वाले बक्से की लकड़ी की मोटाई है 3 सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई और चौड़ाई में से तो हम 3 + 3 घटा के आंतरिक लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, लेकिन क्योंकि ढक्कन नहीं है इसलिए ऊंचाई निकालते समय हम सिर्फ 3 घटाएंगे। आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, आंतरिक भाग में वह क्षेत्रफल निकाल लेंगे जहां आपको पेंट करवाना है। तो पेंट कहां करवाना पड़ेगा, चारों दीवारों पर और तल पर अंदर, क्योंकि ढक्कन तो है नहीं। तो ढक्कन का क्षेत्रफल घटा दे पूरे में से, पूरे घनाभ के क्षेत्रफल में से आपके पास आ जाएगा 55,400। अब क्योंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करवाने का खर्च है 2 रुपये, इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कलर करवाने का खर्च या पेंट करवाने का खर्च हो जाएगा 2/1000 और 1 वर्ग पे है, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर है 2/1000, इसलिए 55,400 पे होगा 2/1000 गुणा 55,400। हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹110.8, 110 रुपये और 80 पैसे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 19 सेंटीमीटर है। तो हल में हम लिखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न को। तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ का विकर्ण और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों में संबंध बताया था मैंने। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वहां से हम ये याद रखेंगे और करेंगे। देखो, माना घनाभ की लंबाई तो आपके पास है x, चौड़ाई आप मान लीजिए y तथा ऊंचाई आप मान लीजिए z। ठीक है, तो क्योंकि घनाभ का विकर्ण की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, विकर्ण की लंबाई बराबर आपको दे रखी है 11, अर्थात आपको दे रखा है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 11 और यहाँ से x² प्लस y² प्लस z² बराबर आ जाएगा 121। समीकरण नंबर 1। पुनः अगर आप देखें, वापस देखें तो आपको पता चलेगा क्योंकि लंबाई
प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योगफल आपको दे रखा है 19। इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर आ जाएगा आपके पास 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान समीकरण 1 से 121 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 121 प्लस ये सारी चीज़ क्या है बच्चों? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है क्या? अरे ये देखो 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ही दे रखा है क्या? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ही दे रखा है, यानी कि वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 361। और यहाँ से आप लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 360 में से 361 में से 121 गया तो 240 आ जाएगा। 240 वर्ग सेमी। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 240 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर। अच्छा बच्चों, वर्ग मीटर दिया होता तो हम क्या समझते? क्षेत्रफल। घन मीटर दिया गया है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? आयतन दिया गया है। तो हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसा है कमरा? कैसा है? उसका फर्श है वर्गाकार, और वर्गाकार फर्श है और उसकी कुछ ऊंचाई रही होगी। कमरा कैसा होता है? घनाभ होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो वहां से हम कर लेंगे, देख लीजिए हल। ठीक है, क्योंकि कमरे का फर्श वर्गाकार है, अतः कमरे की लंबाई बराबर क्या होगी? चौड़ाई होगी। और ये बराबर कितना दे रखा है? 6 मीटर। कितना दे रखा है बच्चों? 6 मीटर। माना कमरे की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h, जो कि हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। कमरे की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। क्योंकि कमरे बोले तो घनाभ का आयतन कितना दिया गया है? 180 घन मीटर। 180 घन मीटर दिया गया है। कमरे या घनाभ का आयतन 180 मीटर दे रखा है, इसका मतलब उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 180 रहा होगा। तो यहाँ से 6 गुणा h बराबर 180 और h बराबर 180 बटे 6 गुणा 6, 30 बार कट गया, 5 बार कट गया तो 5 मीटर। अतः अभिष्ट ऊंचाई, कमरे की अभिष्ट ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अभिष्ट ऊंचाई बराबर हो जाएगी आपके पास 5 मीटर। कमरे की अभिष्ट ऊंचाई जो आपको ज्ञात करनी थी कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 मीटर। कैसे ज्ञात करेंगे आप? कमरा कैसा होता है? कमरा होता है घनाभाकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, क्योंकि फर्श उसका कैसा है? वर्गाकार है। तो फर्श वर्गाकार होने की वजह से लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? 6 मीटर दे रखा है। 6 मीटर भुजा वाला वर्गाकार फर्श, इसलिए कमरे की ऊंचाई आपने h मान ली। कमरा यानी कि घनाभ का आयतन होता है
L इंटू बी इंटू एच जो कि 180 दे रखा है, वहां से आपने L और B का मान रख दिया, H का मान निकाल दिया, 5 मीटर अभिष्ट ऊंचाई आ गई है 5 मीटर बच्चों। क्लियर। देखिए अगला सवाल, 44 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो आपको पता है कि अगर कमरा कैसा होता है, कमरा होता है घनाभाकार, कमरा होता है बच्चों कैसा, घनाभाकार, और घनाभाकार कमरे में अधिक से अधिक जो लंबाई की छड़ रखी जा सकती है वो ये छड़ होती है, ये छड़ होती है, ये वाली, और ये वाली छड़ को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विकर्ण। इस छड़ को हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहते हैं। दिख गया आपको ये वाली छड़, ठीक है। तो अधिक से अधिक लंबाई की छड़ किसके बराबर रखी जा सकती है, वो रखी जा सकती है कमरे के विकर्ण की लंबाई के बराबर। तो आप लिखेंगे हल में कमरे यानी कि घनाभ की लंबाई आपके पास है 44 मीटर, चौड़ाई आपके पास है 8 मीटर, ऊंचाई आपके पास कितनी है बच्चों, ऊंचाई है आपके पास 6 मीटर। आपको लिखना है कि कितनी बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबी छड़ इस कमरे में रखी जा सकती है। तो कमरे यानी कि घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ यानी कि विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, √L² प्लस B² प्लस H², यानी कि छड़ की लंबाई हो जाएगी √44 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे, देखिए 44 का स्क्वायर हो जाएगा, 44 का स्क्वायर कीजिए, 44 का स्क्वायर कितना हो गया 176 इंटू 176 प्लस कर दे 6 7 7 14 13 की 3 हासिल 1 8 और 1 9 1, और इसमें हम जोड़ेंगे क्या, इसमें हम जोड़ेंगे 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 100 और जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2036 का रूट, तो ये हो जाएगा 2036 का रूट, और 2036 का अंडर रूट निकाल दें आप, 2036 तो 4 4 16, 4 जोड़ेंगे, एक सीट खाली रखते हुए, याद है ना अध्याय 1 में मैंने आपको सिखाया था वर्गमूल निकालना। 4 और 4 कितना हो गया 8, 20 में से 4 6 16 गया 6, 36 यहाँ रख दिया, कितना लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम रख सकते हैं 5 रखेंगे, 8 5 40, 25 और 40 42, 5 रखेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 25, हासिल कितनी, हासिल हो जाएगी 2, 42 हो जाएगा, तो 425 ही आ जाएगा, 5 ही हम जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, एक सीट खाली रखेंगे 1 और यहाँ लगा देंगे हम 5 और दशमलव, और ये 2 0 पुट कर लेंगे, 9 का पड़ा 9 नाम 81, 9 ढाई 90, तो यहाँ पे रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 9 रख सकते हैं, तो 45.9 लगभग 45.9 के लगभग मीटर आएगी। तो कमरे में सर्वाधिक लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी 45.9 लगभग, सेंटीमीटर या मीटर बच्चों, मीटर। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में, यही सवाल अभी अपन ने किया है बच्चों। अच्छा, ये वापस से ऐसा ही सवाल है,
प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9, 10 अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो इसका भी हल आप लिख देंगे। तो छड़ की लंबाई हो जाएगी, छड़ की लंबाई सेम तरीके के क्वेश्चन है बच्चों, वो हो जाएगी विकर्ण की लंबाई के बराबर l² + b² + h²। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अर्थात √200। √200 का मतलब √2 10√2 मीटर, 10√2 मीटर। तो प्रश्न संख्या 8 और 9 एक ही जैसे हैं। इतनी लंबाई दे रखी है, 44 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो वही विकर्ण की लंबाई, इसी प्रकार का प्रश्न 9वां है। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर ऊंचे और 6 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो मैंने आपको बताया कि अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, जितने उस कमरे के यानी उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई है। तो एक हमारा आंसर आया 45.9। 90 का आंसर आ जाएगा 10√2 मीटर, 10√2 मीटर बच्चों। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको दिया गया है घन का आयतन कितना, 512 मीटर क्यूब या घन मीटर। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब कितना, 512। क्यूब का आप दूसरी तरफ पक्षांतरण करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। 512 का क्यूब रूट कितना होता है, 8। यानी अतः आप लिखोगे घन की कोर या भुजा, घन की भुजा बराबर 8 मीटर बच्चों, 8 मीटर, क्योंकि आयतन किस में दे रखा है, घन मीटर में, इसलिए घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 11। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। तो या तो सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए या सबको मीटर में बदल लीजिए। दीवार बनाने में 20 गुणा 10 गुणा 7.5 सेंटीमीटर, सारी सेंटीमीटर में दे रखी है, इसलिए हम उनको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे बच्चों। माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है दीवार में कितनी ईंटें भरी हुई हैं। तो जब आपसे बात की जाए कि कितनी चीज़ें भरी हुई है, तो आप जो बड़ी चीज़ है जिसमें भर रहे हो उसमें छोटी चीज़, यानी कि जैसे दीवार में ईंट भरनी है तो दीवार के आयतन में आप किसका भाग लगा दोगे, ईंट के आयतन का भाग लगा दोगे बच्चों। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम बड़ी चीज़ के आयतन में छोटी चीज़ के आयतन का भाग लगा देते हैं। इसीलिए ईंटों की संख्या का सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या का सूत्र हमारे पास हो जाएगा दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, क्योंकि दीवार में ईंटें लगानी हैं, ईंटें भरी जानी हैं। तो देखिए दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ आपको दी गई है। लंबाई दे रखी है 5 मीटर या हम कहें 500 सेंटीमीटर। ये दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है 3 मीटर या हम कहें 300 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 3 में कितने हो गए 300 और 5 में कितने हो गए 500। तथा ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर।
अब हम निकाल लेंगे ईंटों की संख्या, क्योंकि ईंटों की संख्या क्या होती है, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। दीवार कैसी होती है प्यारे बच्चों, दीवार होती है घनाभाकार। ईंट कैसी होती है, ईंट भी घनाभाकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें होती है, घनाभ में। तो दीवार का आयतन और ईंट का आयतन का भाग लगा दे तो दीवार का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो दीवार का हो जाएगा 500 गुणा 30 गुणा 300 बटे एक ईंट का आयतन 20 गुणा 10 गुणा 7.5। ठीक है, अब देखिए गुणा कर लीजिए, 7.5 को 10 से गुणा करोगे, 75 को 20 से गुणा करोगे तो यहाँ 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, 75 को 20 से गुणा करोगे 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 गुणा 30 गुणा 300 बटे 20, 2 अच्छा 10 से गुणा किया 20 हो गया, 20 को इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करो, देखो 7.5 को 2 से गुणा करोगे तो 15.0 आएगा, और ये गुणा में 10 भी है। गुणा में 10 का ये 0 मैं काट देता हूँ, ये 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अतः ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 3000 आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, दीवार के आयतन में हम किसका भाग लगा देंगे, ईंट के आयतन का। दीवार और ईंट दोनों ही घनाभाकार हैं और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है, 3000 ईंटें आ जाएगी बच्चों। सॉरी, अगला सवाल देखिए, GBQ गुड बाय क्वेश्चन 16.1 लास्ट सवाल है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, दे नहीं रखी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 558 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल भी किया था और उसी तरीके से हम इसको भी हल कर लेंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे क्योंकि घनाभ की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई कितना दे रखा है, वो है 5:3:2। अतः माना कि घनाभ की लंबाई बराबर चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लीजिए, लंबाई हो जाएगी 5x, चौड़ाई हो जाएगी 3x और ऊंचाई हो जाएगी 2x। ठीक है, क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे गया है 558, इसका मतलब आपको दिया गया है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 558। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई 15x स्क्वायर, BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई 6x स्क्वायर, HL 5 गुणा 2x यानी 5x गुणा 2 10x स्क्वायर बराबर 558। यहाँ से आपके पास आ गया है 2 गुणा 31x स्क्वायर बराबर 558। 2 से काटेंगे तो 279 आ जाएगा, 31 से काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 9 आने का मतलब है x बराबर √9 अर्थात 3। जैसे ही x 3 आया आप कहेंगे अतः अभिष्ट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे निकालेंगे बच्चों, x का मान रख देंगे यहाँ पर 5 गुणा x यानी 5 गुणा 3 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी,
अभिष्ट कोरों की माप आ जाएगी, x की जगह आप रख दे 3, 15 तिया 35, सॉरी 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 2 तिया 6। 15 मैं पता नहीं कहाँ से बोल रहा हूँ। यहाँ x का मान है 3, तो 5 गुणा x 3, 5 गुणा 3 15, 3 गुणा 3 9 और 2 गुणा 3 6। 15, 9 और 6 क्या आ जाएगी? अभिष्ट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी बच्चों। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? तो ये थे प्रश्नावली 16.1 के सभी सवाल आपने मेरे साथ हल किए हैं। अब आप खुद से हल करेंगे एक और बार, और बच्चों इतना दोहरा लेंगे कि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रश्न को देखेंगे और आंसर अपने आप मसल मेमोरी, समझते हैं ना, उंगलियों पे आपकी मेमोरी हो जाएगी। इतनी प्रैक्टिस कीजिए और आपको सारे सवाल आ जाएंगे बच्चों। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है आपको सभी को? चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।